किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तब जाके हम किसी अच्छे कंपनी को चुन सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो आज देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 में आता है पीई। किसी भी कंपनी का पीई 15 से नीचे है, किसी भी कंपनी का पी अगर 15 से नीचे है तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। और 15 से और 20 के बीच में है तो उसको एवरेज पी कहा जाता है, उसमें कम पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। और जो 20 से ऊपर है, जिस कंपनी का पी 20 से ऊपर होता है उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसे एक बार एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि क्या इसमें पैसा भी लगा सकते हैं या फिर हो सके तो इसमें से पैसा निकाल लेना अच्छा होता है। तो पी जो होता है, पी से ये समझ में आता है कि किसी भी कंपनी का पी अगर 15 से नीचे है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। और 15-20 के बीच में है तो एवरेज पी उसको बोला जाता है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। 20 से ऊपर है तो पैसे लगाने की ज़रूरत बहुत कम होती है, उससे पहले उसको बारीकी से जानने की ज़रूरत होती है। और क्या सभी कंपनी में ऐसा होता है क्या? कुछ ऐसा कंपनी है जैसे रियल एस्टेट, जो भी कंपनी रियल एस्टेट का काम करता है और माइनिंग का काम करता है, ठीक है, जो भी कंपनी रियल एस्टेट और माइनिंग का काम करता है उसका पी जब हाई हो, उसका पी जब हाई हो 50, 60, 70 से ऊपर, 50 से ऊपर हो तो इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत होता है। रियल एस्टेट और माइनिंग का जो भी काम करता है उसका पी हाई हो तब जाकर उसमें पैसा लगाया जाता है। और पी जब लो हो तो उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला इससे उल्टा काम करता है। जब उसका कमाई, जब उसका इनकम बढ़ता है तो उसका पीई नीचे हो जाती है। 15-20 का पी दिखाएगा तो उसका इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय अगर आप पैसा लगाते हैं तो क्या होगा कि उसका इनकम जब घटेगा तो उसका पी बढ़ जाएगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। आप तो महंगे शेयर को खरीद लीजिएगा और जब उसका पी हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक और सस्ता शेयर हो जाएगा। जैसे 100 में खरीदते तो हो सकता है उसका रेट फिर 50 हो जाए, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। तो पीई जब भी होगा रियल एस्टेट और माइनिंग का जो भी काम करेगा उसका पी हमेशा जब हाई हो, ऊपर हो, तो उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत होती है। और उसका पी जब नीचे हो, लो हो, तो उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ जो भी कंपनी है उसका पी अगर नीचे है, 10 से 15 से नीचे है तो उसमें पैसा आप लगा सकते हैं। और 15 और 20 के बीच में है तो एवरेज पी कहा जाता है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। 20 से ऊपर है, 30-40 तक पहुंच गया है तो एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है क्या उसमें जो आप इन्वेस्ट कर रखे हैं उस पैसे को निकाल लें, या फिर हो सकता है कि अगर लगे कि चांस अभी और बढ़ सकता है तो फिर उसमें रहने दें। मतलब एक बार सोचने की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसा लगाया नहीं जाता ज़्यादा हाई पी में। अब आती है मार्केट कैप। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप देखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000, जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से नीचे हो उसमें पैसे लगाने से पहले एक बार सोचना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो छोटा कंपनी होता है। उसमें कभी भी उस कंपनी को कोई भी जो ज़्यादा पैसा लेके बैठते हो कभी भी उसको ऊपर और नीचे जब चाहे तब थोड़ा बहुत पैसा उसमें डाल देंगे तो तुरंत ऊपर भग जाएगा। फिर उसमें से पंप एंड डंप कहते हैं उसको, फिर उसमें से पैसा वो अपना निकाल लेंगे, फिर वो नीचे आ जाएंगे। इसलिए 20,000 करोड़ से नीचे वाली जो भी कंपनी है उसमें पैसा लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। अगर फंडामेंटली हर चीज़ अच्छा हो तब जाके उसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि छोटा कंपनी है तो फ्यूचर में चल के 5 साल 10 साल तक अगर आप उसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको लंबा बेनिफिट दे सकता है। तो मार्केट कैप पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है बुक वैल्यू।
बुक वैल्यू होता क्या है? बुक वैल्यू अगर किसी भी कंपनी का 70 है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस 70 के आसपास हो, 70, 80, 90, 50, 60, 70 के आसपास हो तो उसमें आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने वैल्यू, जो उसका वैल्यू है उस वैल्यू पे वो मिल रहा है। और जब वैल्यू से हाई हो जाता है, किसी कंपनी का वैल्यू अगर 70 रुपया है और कंपनी 200 रुपया में मिल रहा है तो हाई वैल्यू है उसका। हो सकता है किसी कारणवश अगर कंपनी के अंदर कुछ ऐसा क्राइसिस आ जाता है या फिर उसको बिकने का नौबत आ जाता है, तो आपको अगर 10 शेयर खरीद रखे हैं 200 रुपये पे, तो लगभग 2000 इन्वेस्ट है उसमें, लेकिन आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा एक शेयर पे सिर्फ 70 रुपया। अगर एक शेयर लिए हैं उसका 200 रुपया में, किसी कारणवश कंपनी बिकने वाली हो जाती है, उसका काम अच्छा नहीं चलता है, तो उसका जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। मतलब 70 रुपये का बुक वैल्यू है तो आपको सिर्फ 70 रुपया दिया जाएगा। इसलिए बुक वैल्यू पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरी होती है। और ज़रूरी नहीं कि हर अच्छा कंपनी आपको बुक वैल्यू के आसपास में मिल जाए। जो भी अच्छा कंपनी है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, वो कभी भी बुक वैल्यू से नीचे या बुक वैल्यू के आसपास नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो बुक वैल्यू से ऊपर ही मिलेगा, और बहुत ज़्यादा ऊपर। जिसका अगर 50 रुपया का बुक वैल्यू है तो हो सकता है उस कंपनी का शेयर, एक शेयर का जो प्राइस है वो 500 रुपया में मिले। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू के आसपास मिल जाए तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। 5 साल या 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको अच्छा रिटर्न कमाने का एक अवसर मिल जाता है। फिर आता है डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है लाभांश। जैसे कंपनी अगर सालाना कुछ भी कमाती है तो अपने कमाई का जो परसेंटेज है वो अपने शेयर होल्डर में बांटती है, उसी को डिविडेंड देते हैं, बोलते हैं लाभांश। तो हम किसी भी कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो उससे पहले उस कंपनी को चेक करना ज़रूरी होता है कि क्या वो डिविडेंड देता है या नहीं देता है। अगर डिविडेंड देता है तो उसे बहुत ही अच्छा कंपनी माना जाता है। और ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी जो डिविडेंड दे वो अच्छा ही कंपनी होता है। कुछ ऐसा कंपनी है जिसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता रहता है। अगर वो 50 रुपये की कंपनी है तो अगले साल वो 100 रुपये की हो जाएगी, फिर अगले साल 150 की हो जाएगी। ऐसे करके वो धीरे धीरे कंपनी बढ़ता रहता है। तो आपको क्या होता है कि डिविडेंड के तरीके से आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन आपको शेयर प्राइस, अगर आपने उस कंपनी को 50 में ख़रीदा है और 3 साल बाद अगर उस कंपनी का जो एक शेयर का प्राइस 200 रुपया हो जाता है तो उससे हमें डिविडेंड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 साल में वो आपको 4 गुना पैसा करके दे रहा है। जो 50 रुपया लगाए थे आज उसका शेयर का प्राइस 200 रुपया हो गया है। और जो कंपनी डिविडेंड देती है, जो भी कंपनी जो डिविडेंड देती है उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो अक्सर उसका शेयर का प्राइस अगर 50 रुपया आज है तो 5 साल बाद भी उसका 60 रुपया होगा या 70 रुपया होगा। उसका शेयर का प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ता है, लेकिन डिविडेंड के कारण आपको फ़ायदा मिल जाता है। मतलब ये नहीं है कि जो डिविडेंड दे रहा है वो अच्छा नहीं है। डिविडेंड देता है वो भी कंपनी अच्छा है, जो डिविडेंड नहीं देता है वो भी कंपनी अच्छा है, लेकिन डिविडेंड देने वाले कंपनी को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो डिविडेंड लाभांश दे रही है उसका शेयर का जो प्राइस है नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है। बहुत सारा कंपनी है जिसमें अगर 50 रुपया लगाए हैं तो हो सकता है 4 साल 5 साल बाद हो 500 रुपये पे भी चला गया या इससे भी महंगा हो गया है। तो डिविडेंड पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है ROE। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE सबसे मेन है किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस में। ROE सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि कंपनी हर चीज़ में फेरबदल कर सकती है। आपको
पीई कम दिखा सकता है, आपको बैलेंस शीट में हेर फेर कर सकता है, अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है। लेकिन आरओई में फेरबदल नहीं होता है। इसीलिए किसी भी कंपनी का आरओई चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो आरओई पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आरओई देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का 20 से अगर ऊपर है, आरओई 20 से अगर ऊपर है तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। और अगर 15 से नीचे है 15 से नीचे है तो उसमें पैसा लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी का, जो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी है उसका आरओई 20 से ऊपर है। बहुत सारे अच्छे कंपनी है जिसका आरओई 10 से नीचे मिलेगा, बल्कि बहुत सारा का तो अभी 5 से भी नीचे है। इसमें क्या है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिएगा, पैसा लगाना चाहिए। लेकिन क्या है, इसमें जो पैसा है आपको बढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जिसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ऊपर है उसमें पैसा आपको बहुत जल्दी बढ़ता है। मतलब हर 20 का मतलब हो गया 20%, जो भी लगाए हैं उसमें 20% की वृद्धि होगी। जबकि जिसका आरओई 3 हो, 5 हो या 6 हो तो उसका मतलब होता है कि उस हिसाब से वो बढ़ेगा, सालाना इतना बढ़ेगा। इसलिए आरओई पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आरओई को मेन माना जाता है। अगर आरओई कम है तो पैसा लगाने से पहले एक बार सोचना ज़रूरी होता है। आरओई अगर ज़्यादा है तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। आरओई बहुत ही मेन होता है, हर जगह पे आरओई के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन आरओई देखना बहुत ज़रूरी होता है। आरओई है जो आपको फिक्स करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पे कितना % पैसा मिलेगा। इसलिए आरओई जितना ज़्यादा हो आप चाहे तो उसमें उतना ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आरओई देख के नहीं पैसा लगाया जाता, उससे पहले जो कुछ भी बताया गया है, जैसे आरओई ज़्यादा हो और पी कम हो, डिविडेंड दे रहा हो, बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा हो, तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। आप उसमें जैसे चाहे वैसे पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद आता है डेप्ट। डेप्ट टू इक्विटी मतलब कर्ज। डेप्ट टू इक्विटी होता क्या है? डेप्ट टू इक्विटी होता है जिस कंपनी को कर्ज अगर बैंक ऐसे नहीं देता है, जैसे पहले से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है, तो उसको अपना कोई ऐसा चीज़ है जो गिरवी रखना पड़ता है। तो जब कोई कंपनी अपना इक्विटी गिरवी रखता है तो उसको डेप्ट टू इक्विटी बोला जाता है। जब आप बैलेंस शीट चेक कीजिएगा या फिर किसी भी कंपनी का स्क्रीनर पर जाके अब उस कंपनी के बारे में फंडामेंटली एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें दिखाएगा डेप्ट टू इक्विटी। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है, ऊपर है, तो आप उस कंपनी में पैसा ना ही लगाए तो बढ़िया है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए। जो उसका जो कर्ज है, जो इक्विटी को गिरवी रख के जो कर्ज लेता है, वो कर्ज बहुत कम, मतलब 0.5% है तो बढ़िया है, या फिर 0.80% है तो भी बढ़िया है। मतलब 1 से कम है तो कंपनी बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन जैसे ही 1 से ऊपर है तो उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, जहाँ तक मेरा राय है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा सारा कंपनी में होता है? जी नहीं, ऐसा सारा कंपनी में नहीं होता है। अब बताएंगे ऐसा कंपनी जिसका डेप्ट टू इक्विटी ज़्यादा होता है लेकिन आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। और वो कौन कौन सा होता है? जैसे बैंक और फाइनेंशियल
जो आपको कर्ज देता है, जिससे आप लोन लेते हैं, जो फाइनेंस करता है, उस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा हो सकता है। फिर भी आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उसके पास कर्ज लेने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। कोई बैंक है तो उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको गिरवी रख के अगर उसे कर्ज लेने की ज़रूरत है तो कर्ज ले। या फिर कोई फाइनेंस कंपनी है जो लोन देती है, उसके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है उस चीज़ को गिरवी रख के और लोन ले। क्योंकि उसका अगर जो बिल्डिंग भी बना होता है कहीं पे, तो वो भी किसी से किराए पे लेके और उसमें अपना ऑफिस खोल रखे होते हैं। इसलिए उसको अगर पैसे की ज़रूरत होता है तो अपना इक्विटी को गिरवी रख के लोन लेते हैं। तो डेब्ट टू इक्विटी एक से ज़्यादा किसका हो सकता है? डेब्ट टू इक्विटी एक से ज़्यादा बैंक और फाइनेंस कंपनी। बैंक और जो कर्ज देता है, जो लोन देता है, फाइनेंस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है। अगर उसका काम काज बहुत अच्छा चल रहा होता है और उसे लोन लेने की और पैसे की ज़रूरत होता है, तो अपना इक्विटी जो है गिरवी रख के और लोन लेते हैं। फिर देखना पड़ता है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या होता है? देखिए, कैश फ्लो होता है कंपनी का रीड। किसी भी कंपनी के पास बहुत पैसा है, मतलब उसके पास एसिड बहुत है, लेकिन कैश फ्लो, कैश का मतलब होता है ऐसा पैसा जो अभी उसके कंपनी के अंदर हो। अगर पैसा उसके पास नहीं है, कैश फ्लो अगर उसके पास नहीं है, तो आगे किसी भी काम को जल्दी से नहीं बढ़ा सकता। इसलिए कैश फ्लो का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसी भी कंपनी का कैश फ्लो चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कैश फ्लो में कैश होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए का है और पैसा जो कैश है 1 लाख रुपया भी नहीं है, तो क्या कीजिएगा? अगर कहीं इन्वेस्ट करना हो गया, फिर कोई काम करना हो गया, तो ठीक है, आप करोड़पति है, आपके पास करोड़ों रुपये का संपत्ति है, लेकिन कैश कितना है? कैश 1 रुपया भी नहीं है आपके पास। तो फिर क्या होगा? आपको फिर प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा अगर कैश की ज़रूरत होगा तो। इसलिए कैश फ्लो देखना ज़रूरी होता है। जिस कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा हो, उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। फिर आती है प्रमोटर होल्डिंग। अब देखते हैं होल्डिंग। होल्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है। होल्डिंग में क्या होता है? होल्डिंग में प्रमोटर का परसेंटेज 50% होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपनी में प्रमोटर का जो होल्डिंग है, जिसको मालिक बोला जाता है, उसका 50% से ऊपर होना चाहिए होल्डिंग। उसके बाद FII, जिसको विदेशी कंपनी कहते हैं, विदेशी फंडिंग होता है। वो विदेश की तरफ से कोई भी कंपनी अगर अपना पैसा लगाता है तो पहले अच्छी तरीके से एनालाइज करके लगाता है कि हमें किस कंपनी में पैसा लगाना है, और उसका काम यही होता है। अच्छे अच्छे कंपनी को चुनते हैं और फिर उसमें अपना पैसा फंडिंग करते हैं। तो FII का ज़्यादा इन्वेस्ट, किसी भी कंपनी में अगर FII का इन्वेस्ट है, और DII होता है जो इंडिया के अंदर होता है, जो बड़े बड़े जैसे म्यूचुअल फंड हो गए और LIC, ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो अपना पैसा किसी कंपनी के अंदर लगाते हैं, तो इसको DII बोलते हैं। DII का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। प्रमोटर होल्डिंग 50% होना चाहिए, 50% से ऊपर हो तो और बढ़िया है। FII का होल्डिंग होना चाहिए, DII का होल्डिंग होना चाहिए। और जो ऐसे है, जो पब्लिक जो होता है, पब्लिक का
पब्लिक का उसमें होल्डिंग कम होना चाहिए। जैसे 100% होल्डिंग में 50% प्रमोटर का और 20% अगर FII का है और 20% DII का, तो हो गया लगभग 90%। फिर हमारे और आपके जैसे जो पब्लिक है उसका इसमें सिर्फ 10% का होल्डिंग होगा। इस तरीके की कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। जिस कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग अगर 50% है, FII और DII का होल्डिंग बहुत कम है और पब्लिक का होल्डिंग 30% से ऊपर है, तो उसमें पैसा लगाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि प्रमोटर का होल्डिंग अगर 50% है तो कंपनी बढ़िया है और पब्लिक का होल्डिंग 30% है, तो ये पता है कि FI और DII जो विदेशी कंपनी है और इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े कंपनी है जो किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसे किसी कारण बस इस कंपनी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपना होल्डिंग इसमें नहीं डाल रहे हैं। और जिसका होल्डिंग FII और DII का होल्डिंग अगर किसी भी कंपनी में है तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस पर आप पैसा लगा सकते हैं। इसलिए जिस कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग कमने लगे और प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ने लगे, FII का होल्डिंग बढ़ने लगे, DII का होल्डिंग बढ़ने लगे, उसमें आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता हो ना हो, लेकिन FII, DII और सबसे बड़ी बात प्रमोटर जो उसका मालिक है, प्रमोटर को पता होता है कि मेरा जो कंपनी है भविष्य में चल के अच्छा पैसा कमाएगी। किसी कारण बस अगर FII और DII का उसमें होल्डिंग नहीं है, थोड़ा बहुत है, नाम मात्र का है, लेकिन प्रमोटर का होल्डिंग अगर आप उस कंपनी पे नज़र बनाए हुए हैं, प्रमोटर का होल्डिंग 30% से बढ़कर 50% हो रहा है, देखते देखते 60% हो गया, फिर उस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि FII, DII भले ही उस कंपनी के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन जो उस कंपनी का मालिक है उसे पता है कि लंबे समय में मेरा कंपनी बहुत ऊपर जाने वाला है, इसलिए उस कंपनी का होल्डिंग जो है सबसे ज़्यादा अपने पास रखना चाहता है। क्योंकि जितना ज़्यादा होल्डिंग वो अपने पास रखेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलेगा। तो ऐसा कंपनी जिसका प्रमोटर होल्डिंग हर क्वार्टरली या फिर 6 महीने पे या 9 महीने पे अगर आप नज़र बनाए रखते हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रमोटर से अच्छा कोई उस कंपनी को नहीं जानता। तो अब बात हो गई प्रमोटर होल्डिंग की। किस प्रमोटर होल्डिंग वाले में पैसा नहीं लगाना चाहिए? अगर किसी में आप पैसा लगा दिए हैं और प्रमोटर का होल्डिंग 50% था, फिर कुछ दिन बाद वो 40% हो गया, मतलब 10% वो अपना स्टॉक बेच दिया, फिर कुछ दिन बाद वो 30% हो गया। अगर 40% हो गया तो पहले रीज़न पता कीजिए 40% क्यों हो गया। जैसे 10% अपना स्टॉक बेचा है, तो हो सकता है अगर FII का इसमें एंट्री हुआ हो तो FII का भी इसमें परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए, या फिर पहले FII का अगर 10% होल्डिंग रहा हो इसमें तो उसका 20% हो जाना चाहिए। अगर उसका 20% हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रमोटर है उसने अपना 10% होल्डिंग FII या DI वाले को दे दिया, बेच दिया है, क्योंकि कंपनी को भी बेनिफिट उठाने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन अगर FII और DII का होल्डिंग इसमें नहीं है या फिर घट रहा है और प्रमोटर का भी होल्डिंग घट रहा है, 50% से 40 हो गया, 30 हो गया, तो अगर आपका पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं तो प्लीज़ इसको निकाल लेना ही अच्छा होगा। क्योंकि प्रमोटर को पता है कि कंपनी अब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, हो सकता है डूबने वाला हो, या फिर कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आने वाला हो उसमें कि अगर 200 रुपये का शेयर, एक शेयर का प्राइस है, तो हो सकता हो 50-60 होने वाला हो, धीरे धीरे गिर जाएगा उसका रेट, फिर आप बेनिफिट तो नहीं कमा पाइएगा,
लेकिन भले ही कंपनी बंद ना हो, लेकिन फिर आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपका जो अपना इन्वेस्टमेंट है, अगर 200 रुपया लगा रखे हैं एक शेयर को लेकर, अगर उसका शेयर प्राइस 50 रुपया हो गया, प्रमोटर का होल्डिंग गिरने की वजह से, FII अपना स्टेक उसमें से निकाल लिया उसके वजह से, अगर 50 हो गया है तो भले ही वो कंपनी बंद ना हो, लेकिन फिर से वो 200 रुपया तक पहुँचने में 5 साल लगा सकता है, 10 साल भी लग सकता है। हो सकता है उससे ऊपर बेनिफिट आपको देने में उससे और ज़्यादा टाइम लगा दे। इसलिए किसी भी प्रमोटर का होल्डिंग अगर घट रहा है तो उसमें पैसा ना ही लगाए, या फिर उसका रीज़न जाने कि क्यों इसका प्रमोटर का होल्डिंग घट रहा है। अब आता है इनकम। इनकम जो है कंपनी का, जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें इनकम जब क्वार्टरली या फिर एनुअली, क्वार्टरली मतलब हर तिमाही पे होता है, और एनुअली जो सालाना होता है। तो पहले आप क्वार्टरली पे भी ध्यान दीजिए, क्वार्टरली भी इनकम बढ़ना चाहिए, और एनुअली जो सालाना होता है उसमें भी इनकम बढ़ना चाहिए। अगर क्वार्टरली इनकम बढ़ रहा है, लेकिन जब उसको एनुअली मतलब सालाना देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि टोटल इनकम जब जोड़ने के बाद वो घट रहा है। 5 साल 10 साल का चार्ट देखना पड़ता है। अगर उसमें घटता हुआ इनकम है तो फिर पता करना चाहिए कि कंपनी का जो इनकम है वो घट क्यों रहा है। अगर घट रहा है तो उसमें पैसा लगाने से पहले एक बार सोचने की ज़रूरत होती है। अब आती है टोटल एसेट। अगर कंपनी का एसेट कंपनी का एसेट्स बढ़ रहा हो, पहले तो आप ऐसा कंपनी जो 10 साल से ज़्यादा काम कर रखा है मार्केट में, उसी कंपनी में पैसा डालना चाहिए। जिस कंपनी का एसेट्स हर साल बढ़ रहा हो, मतलब धन हर साल बढ़ रहा हो, वो अपने काम का विस्तार कर रहा हो, कंपनी को बड़ा कर रहा हो, तो उसमें पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी का एसेट्स हर साल घटते जा रहा है, जैसे अभी 2015 में 1 लाख करोड़ था, फिर 16 में 80 करोड़ हो गया, 17 में 60 करोड़ हो गया। इस तरीके से अब अभी 23 है, 23 में अभी बहुत कम 50 करोड़ के लगभग में हो गया। 1 लाख करोड़ से 50 करोड़ के लगभग में हो गया। तो फिर हमें उस कंपनी में पैसा लगाने से पहले एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो कंपनी धीरे धीरे डाउन हो रही है, तो उसमें पैसा डूबने का ज़्यादा चांस हो जाता है। अब आती है लायबिलिटी, कर्ज। किसी भी कंपनी का कर्ज उसका एसेट से बहुत कम होना चाहिए। अगर एसेट्स 1 लाख करोड़ है तो ठीक है, 20 करोड़ लगभग उसका कर्ज होना चाहिए। अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है या फिर दिन पर दिन कर्ज बढ़ते जा रहा है, कर्ज घटने की जगह कर्ज बढ़ते जा रहा है, तो उसमें पैसा लगाने से पहले एक बार सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा कर्ज लेकर काम करना अच्छी बात नहीं माना जाता है। अब आते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट जो है, जिसको CAGR कहते हैं, CAGR हर साल बढ़ना चाहिए। आप 3 साल का देख सकते हैं, 5 साल का देख सकते हैं, 10 साल का देख सकते हैं। जिसका CAGR बढ़ता हुआ क्रम में है उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। अब लगभग फंडामेंटल एनालिसिस में जिन जिन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत था, उन सभी बातों पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान, मतलब किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो एक बार हम रिवीजन कर लें। जैसे कंपनी का पी कम होना चाहिए,
और वो बुक वैल्यू के आसपास मिलना चाहिए। उसका ROE रिटर्न और इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए, 20 से ज़्यादा, ठीक। और डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, 0.5 हो तो और बढ़िया है, 1 से कम होना चाहिए। मतलब कर्ज जो है, बशर्ते बैंक और फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ के, अगर बैंक और फाइनेंशियल कंपनी का भी डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम है तो और बढ़िया माना जाता है। और प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना चाहिए, FII का होल्डिंग बढ़ना चाहिए, DII का होल्डिंग बढ़ना चाहिए। और पब्लिक, हमारे आपके जैसे पब्लिक का होल्डिंग बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। उस कंपनी में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। कर्ज, उसका कर्ज कम होना चाहिए, उस कंपनी में कर्ज कम होना चाहिए, लायबिलिटीज़ जिसको बोलते हैं वो कम होना चाहिए। एसिड्स, एसिड्स हर साल बढ़ना चाहिए, कम से कम 10 साल का चार्ट आप देखिए, हर साल उसका एसिड्स बढ़ना चाहिए, मतलब धन बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई भी कंपनी हो उसमें आप लंबे समय के लिए पैसा लगा सकते हैं।